हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का मॉड्यूल ए का यूनिट 4 जो हमने स्टार्ट किया था स्टाफिंग, उसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। और ये चैप्टर के हमने इसके पहले वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसके पहले के पार्ट्स आप जाके देखिएगा। इसी के साथ हमने बीएफएम की भी सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि आपका न्यू सिलेबस का जो भी बुक आया है उसके, तो आई वुड सजेस्ट आप वो भी सीरीज़ देखिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आए थे, चाहे आपका एबीएफएम का पेपर हो चाहे आपका एचआरएम का जो कि इलेक्टिव का पेपर था उस वहाँ पे। तो और केआरए सिस्टम क्या होती है, ठीक है, करियर स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्या क्या मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जैसे कि पास्ट ओरिएंटेड मेथड था, फिर फ्यूचर ओरिएंटेड मेथड था, वहाँ पे हमने एमबीए प्रोसेस भी देखा था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप एक बार रिव्यू कीजिएगा और फिर ये लेक्चर देखिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। ये भी ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स ने एचआरएम सब्जेक्ट लिया है ना ऑप्शनल में, उन्हें ये दोनों में ओवरलैप करेगा। और आपका लक इतना अच्छा है कि यही सेम टॉपिक जो आपका एबीएम का पेपर है ना वहाँ पे भी है। तो आप अगर ये एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको 3 सब्जेक्ट में इसका एडवांटेज होगा, एबीएम, एबीएफएम और एचआरएम, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। The purpose of human resource development is to enhance the efficiency of individuals, groups and organizations through coordinated implementation of various training, organization and career advancement initiatives. तो human resource development एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए जाते हैं, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स लेके, जैसे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में गोल्स बनाए जाते हैं, उन्हें अचीव करने के लिए सभी मिलके एक साथ में स्ट्रैटेजीज बना के अपना बेस्ट दे के वो गोल अचीव करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो और एम्प्लॉय की भी डेवलपमेंट हो और करियर एडवांसमेंट इनिशिएटिव्स, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कंपनी में, उन्हें अपने करियर में एडवांसमेंट मतलब जो प्रमोशंस के फील्ड है वहाँ पर भी उनको एक तरीके का बढ़ावा मिले अगर वो अपना जो स्किल्स है डेवलप करते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो थ्रू केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, HRD helps individuals in companies acquire fundamental skills necessary to accomplish their current responsibility as well as those that will be created in future. तो HRM एक ऐसा फील्ड है स्टूडेंट्स जो कि इंडिविजुअल्स को, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ है और कंपनीज भी है, उनको एक तरीके के फंडामेंटल स्किल्स एक्वायर करने में मदद करता है, ताकि जो भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना डेडिकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ को अपनी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जान के वो अपना बेस्ट वहाँ पे दे सके। मतलब एज एन एम्प्लॉय, एज एन वर्कर, उनकी खुद की भी डेवलपमेंट हो सके और वो ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट परफॉर्मेंस दे के ऑर्गेनाइजेशन की भी डेवलपमेंट कर सके। ट्रेनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल after he or she has been hired, the provision of opportunities to learn new skills, distribution of resources that are beneficial for employees' tasks, and any other activities that contribute to the employees' growth are all included in human resource development. तो human resource development में कौन सी चीज़ें आती है स्टूडेंट्स? ट्रेनिंग होती है जो भी इंडिविजुअल की, एक बार उसे हायर किया तो उसके बाद में उसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है नए नए स्किल्स लर्न करने के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज दैट आर एम्प्लॉय बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय टास्क, मतलब एम्प्लॉय काम करने के लिए उसे कौन से रिसोर्सेस मिलेंगे जिनको यूज़ करके वो काम करेगा। कुछ सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, कुछ वेबसाइट्स मिलेंगे, या कुछ जैसे कि सिस्टम मिला, कंप्यूटर मिला, ठीक है, या अलग अलग रिसोर्सेस मिल सकते हैं, ठीक है। अदर एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय ग्रोथ, तो ऐसे सभी चीज़ें जैसे कि ट्रेनिंग हुआ, रिसोर्सेज हुआ, उससे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली जिससे उसे स्किल डेवलप हुए। तो ये सभी चीज़ें ना एम्प्लॉय की खुद के ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ इसेंशियल फॉर बोथ onboarding of new employees and continuation of their employment that HR department follow certain procedures. Employees cannot achieve their goals without appropriate training. तो जो एम्प्लॉयज़ है ना, भले ही वो नए एम्प्लॉय हो या पुराने एम्प्लॉय कंटिन्यूशन में काम कर रहे हो, अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली, उनको कैसे काम करना है, कौन सा सही तरीका है, तो वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिली तो।
Employees will become stale and unmotivated if they are not given opportunities to gain new skills, advance their career and personal development. तो अगर एम्प्लॉयज़ को नई नई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो कुछ नए स्किल्स गेन कर सके, अपने करियर में एडवांसमेंट प्रोग्रेस कर सके और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लेके अपना बेस्ट दे सके, ताकि वो खुद भी ग्रूम करे, खुद भी ग्रो करे और ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे। तो अगर ये चीज़ें, ये क्या बोल सकते हो, एक तरीके का अपॉर्चुनिटी अगर एम्प्लॉय को नहीं मिला ना स्टूडेंट्स, तो वो एक तरीके से स्टेल और अनमोटिवेटेड बन जाते हैं। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए ना वो एम्प्लॉय के पास कुछ मोटिवेशन ही नहीं रहता। मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वो एम्प्लॉय एक टाइम के बाद वो जॉब छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसे कुछ भी मोटिवेशन, कुछ भी एंथुजियास्टिक सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, और ना कि उसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके एक जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है ना, कि नहीं मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो डेफिनेटली आई एम गिविंग माई 100%. सो आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड, morally satisfied that I am working my best for the organization and this is only the thing which motivates you. ठीक है, ताकि आपके ऊपर कितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, अगर आप वो काम मोटिवेशन से करते हो, 100% पर्सनल सेटिस्फैक्शन से करते हो, इंटरेस्ट लेके करते हो, अब और काम करते करते अगर आप नए स्किल्स डेवलप करते हो ना स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको पर्सनल डेवलपमेंट में भी मदद करेंगी। जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में आपका टाइम आगे जाएगा तो आप इतना खुद को डेवलप करोगे ना कि आप जो प्रमोशन पॉलिसी आएगी, जब प्रमोशन के लिए आप ड्यू होगे, तो डेफिनेटली आपके सीनियर्स को, आपके मैनेजमेंट को आपके स्किल्स अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम ही आपके स्किल्स बताएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे आप काम कर रहे हो ईच एंड एवरी डे, वहाँ पे HR डिपार्टमेंट का, आपके मैनेजमेंट का आप पे एक तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, सभी एम्प्लॉय भी। इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला जो हमने चैप्टर इसके पहले पढ़ा था ना, वो यही चीज़ बताता है कि हर एक एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, उसे कैसे रेटिंग मिल रहा है, क्या अलग अलग टॉपिक्स में, मतलब अलग अलग, जैसे कि उनको लर्निंग डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि पंक्चुअलिटी हुआ, लीव डिसिप्लिन हुआ, फॉलोअप विद स्टेक होल्डर्स, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स में उन्हें कैसे मार्क्स मिल रहे हैं एम्प्लॉय को, कौन से फील्ड में वो थोड़ा लैक कर रहा है, ठीक है, क्या रेटिंग मिल रही है, ये सभी चीज़ों पे ना अपने जो सीनियर मैनेजमेंट है ना उसका ध्यान रहता है। तो आगे जाके अगर आप अच्छे से करियर और पर्सनल डेवलपमेंट करते हो, एम्प्लॉय अगर खुद को अच्छे से स्किल्स डेवलप करके अपना बेस्ट देता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में उसे ग्रो करने के लिए एक बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट माना जाता है, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रॉफिट होता है, एक्सपांशन होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफरेंट टॉपिक था, ठीक है, वहाँ पे आपको सभी एस्पेक्ट्स में ध्यान देना ज़रूरी था, लेकिन डेवलपमेंट ये पर्सनली, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ जो एम्प्लॉयज़ है ना, ह्यूमन वाला रिसोर्स है, उसी के डेवलपमेंट पे फोकस करता है, ठीक है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो उनका कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, ताकि चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हो, मतलब किस तरीके से आप रिसोर्सेस यूज़ करके काम कर रहे हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके टॉपिक पे, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Development of an organization human resources is generally seen as the most important factor in achieving higher levels of profitability, greater productivity and improved relations, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है तो ये कौन से फैक्टर्स को बढ़ावा देता है, क्या इसका एडवांटेज है, तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग हायर लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय अपना बेस्ट देगा तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा, ऑर्गेनाइजेशन का। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, जो एम्प्लॉय का भी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी बढ़ता है। एंड इम्प्रूव्ड रिलेशंस, मतलब जो एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम कर रहा है, वहाँ से अपना बेस्ट दे रहा है, तो वो एक तरीके का असेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। Appropriate human resource development confers an infinite number of benefits. The following are the some of the most important advantages. तो अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हो तो इनफाइनाइट, मतलब कई तरीके के इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। तो उसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हम देखेंगे स्टूडेंट्स अभी। पहला है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, समटाइम्स नोन एज HRD, helps people become more capable. The workforce receives new skills, knowledge and attitude as a result of HRD efforts. तो मैंने अभी आपको वही बोला कि ये पीपल को कैपेबल बनाता है ताकि वो नए स्किल्स एक्वायर कर सके, नॉलेज ले सके, अपना एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट दे सके, ताकि जो HRD के एफर्ट्स है ना वो एक पॉजिटिव वे में वो ग्रास्प कर सके।
People are able to become more engaged to their jobs when an adequate HRD program is implemented. It is necessary to have reliable performance appraisal system in order to evaluate the individual according to their level of achievement. तो एक बार लोग अपने काम में, अपने जॉब में अच्छे से एंगेज हुए ना, तो उसके बाद में जो HRD प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, वो अच्छे से हो पाता है. जैसे कि देखिए, एक बार उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिला, उन्होंने काम चालू किया, वो कैपेबल हुए, नए स्किल्स एक्वायर हुए, HRD प्रोग्राम ठीक से रन किया, उसके बाद में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम हो में जो आएगा, उसके में वहाँ पे भी उनको अच्छा रेटिंग मिलेगा, वहाँ अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो एक तरीके की किसकी अचीवमेंट हो गई? एम्प्लॉय की अचीवमेंट हो गई. विद द असिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कल्चर ऑफ ट्रस्ट रिस्पेक्ट कैन बी एस्टेब्लिश इन अ गिवन सेटिंग. ठीक है, तो एक तरीके का कल्चर ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है और रिस्पेक्ट भी बिल्ड होता है एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए सही है, ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे डेवलप करने के लिए मदद कर रही है, मेरे अपने स्किल्स ग्रूम हो रहे हैं, मेरी खुद की ग्रोथ हो रही है, मेरी करियर ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, और ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ रही है. विद द असिस्टेंस ऑफ HRD, an accepting attitude towards change can be developed. The employees discover that they have improved capabilities in terms of being able to solve problems. तो जैसे जैसे एटीट्यूड एम्प्लॉय का चेंज होता है ना, एक पॉजिटिव एक एक्सेप्टिंग एटीट्यूड एम्प्लॉयज़ के अंदर बिल्ड होता है ना, तो उसके बाद में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ गया ना, तो वो अपने आप उसे अडॉप्ट करके वो प्रॉब्लम या वो सिचुएशन सॉल्व करके आगे बढ़ने की एक ताकत रखते हैं, एक कैपेबिलिटी रखते हैं. उनकी कैपेबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव होती है कि कोई भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सके. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोग्रेस. द ऑर्गेनाइजेशन सेंस ऑफ टीम वर्क इज़ बूस्टेड बाय HRD एफर्ट्स. ठीक है, तो एम्प्लॉय की भी प्रोग्रेस होती है और HRD एफर्ट से क्या होता है, जो टीम वर्क वाला जो सीन है ना, टीम वर्क करके आप काम करते हो ना, तो वहाँ पे भी सबको मोटिवेशन मिलता है और एक साथ मिलके अच्छा टीम वर्क करके काम होता है. क्योंकि सभी के पास, अगर किसी के पास पूरे स्किल्स नहीं है, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके एक दूसरे सबऑर्डिनेट से सीख के वो काम कर सकता है. Additionally, it assists in development of efficiency culture within the firm. It results in an increase in the efficiency of organization. Both utilization of available resources and the accomplishment of set objectives are improved. तो ये एक तरीके का efficiency culture organization के अंदर improve करता है. ठीक है, उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. अगर देखिए, एम्प्लॉय एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, अच्छा काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होगा. तो एफिशिएंसी एट द एंड किसकी बढ़ेगी? ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी. एफिशिएंसी कल्चर क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, मतलब मार्केट में अगर वो ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी तो वो एक तरीके की एफिशिएंट कल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी. इट एंगेजेस ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम स्टाफ मेंबर्स. ठीक है, when they do a good job, workers have a sense of pride and sense of having accomplished something. मैं अभी आपको वही बोला, अगर अपना बेस्ट देके काम कर रहे हो तो एक तरीके का आपको सेंस ऑफ प्राइड लगेगा, एक अकम्पलिशमेंट लगेगा, एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन लगेगा कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100% दिया है. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू कलेक्ट डेटा ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज दैट इज़ हेल्पफुल एंड ऑब्जेक्टिव्स विच फर्दर फैसिलिटेट्स बेटर प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये मदद किस में करता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर ठीक से हो कि कैसे एम्प्लॉयज़ के प्रोग्राम डिज़ाइन करने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या पॉलिसीज़ रहनी चाहिए जो कि हेल्पफुल हो, ताकि एम्प्लॉयज़ खुद को डेवलप कर सके और ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप करा सके. ठीक है, और फर्दर प्लानिंग के लिए भी ह्यूमन HR डिपार्टमेंट को हेल्प करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स, एडवांटेजेस जो कि आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हो तो उसमें ये आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये एडवांटेजेस की वजह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन आया था, आपका जो HRM का पेपर था ना ऑप्शनल, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था. तो हो सकता है कि आने वाले ABFM के पेपर में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने मिले. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स टिपिकली स्टार्ट्स एज सून एज एन एम्प्लॉय इज हायर्ड and continues for as long as that employee is employed by the organization. तो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ना एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जैसे ही वो हायर होकर अपना काम चालू करता है ना, वहीं से चालू होता है. HRD कैन टेक मैनी फॉर्म्स सच एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग और द वर्क शेडोइंग, क्लासरूम एजुकेशन और एजुकेशन ऑब्टेन ऑनलाइन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ,
ट्रेनिंग टू इंश्योर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो HRD के कई अलग अलग फॉर्म होते हैं, उसके अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग या वर्क शेडोइंग होता है, क्लासरूम एजुकेशन हो सकता है, जैसे कि आपको अलग से क्लासरूम में बिठा के कुछ ट्रेनिंग दिया जा सकता है। एजुकेशन ऑप्टेन ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन में कुछ जैसे कि लेसन आपको है करना रहता है, या कुछ कोर्सेज, कुछ वीडियोस के थ्रू, कुछ लेसन्स के थ्रू आपको सीखना रहता है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ट्रेनिंग, ऐसे कई तरीके की चीज़ें आती है। लर्निंग द facets of work while actually performing the task associated with that employment is what is meant by on the job training. Yes, on the job training क्या होता है कि जब आप काम करते करते सीख रहे हो ना, उसी चीज़ को कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बस इतना सिंपल है, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग नाम से ही पता चलता है जॉब करते करते ही आप सीख रहे हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में भी रिक्वायर्ड for worker even though they have familiar with the fundamental requirement of their position. This training may cover specifics such as which forms to use, which materials are housed, how to access computer system. तो ट्रेनिंग अगर दिया जाता है आपको तो कैसे दिया जाएगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कि अगर आप जैसे ज्वाइन करते हो तो आपको सिखाएंगे आपके जो सीनियर्स है या आपके कलीग्स है जो वहाँ पे पहले से काम करें, कि कैसे कोई भी सिस्टम या कोई भी आपको रिसोर्स दिया वो कैसे यूज़ करना है, कैसे मटेरियल्स को आपको हैंडल करने हैं, कैसे कंप्यूटर सिस्टम को, सॉफ्टवेयर्स को, वेबसाइट्स को एक्सेस करना है। ये सभी चीज़ें आती हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अनदर रिलेटेड मेथड इज़ वर्क शेडोइंग, इन विच एन एम्प्लॉय वॉचेस अनदर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन द ड्यूटीज़ ऑफ देयर जॉब इन ऑर्डर टू एक्वायर नेसेसरी एबिलिटीज़। देखिए, वर्क शेडोइंग मतलब, शेडो मतलब क्या, कि किसी की परछाई उसके पीछे पड़ती है। देखिए, जैसे कि अगर ये पेन है अभी, तो आपको बुक पे पेन की परछाई दिख रही है, ठीक है, ये शेडो है। तो वर्क शेडोइंग का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को किसी दूसरे एम्प्लॉय को जब काम करते हुए देखता है ना, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करते हुए, तो वो पर्सन को ड्यूटीज़ करते हुए देख के खुद मोटिवेट होके उससे वो चीज़ें सीखता है। उसे देखते देखते, काम करते करते, अगर उसका सबऑर्डिनेट वो ठीक से काम कर रहा है तो उसको देख के वो खुद भी इम्प्रूव करेगा और खुद भी अच्छे से काम करेगा, नेसेसरी एबिलिटीज़ वो एक्वायर करेगा। तो इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स वर्क शेडोइंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जा सकता है। कुछ डिफरेंट टर्म है, ठीक है, जो इजी टर्म है अगर नहीं पूछेंगे, उनको कुछ ट्रिकी पूछना रहेगा तो ऐसा टर्म पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा है वर्क शेडोइंग क्या है तो आपको नहीं समझेगा इसका मीनिंग। ठीक है, अनदर टाइप ऑफ ग्रोथ इज इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल ग्रोथ, which can take form of attending classes at university or certification programs as well as job specific trainings and seminars that focus on how to perform one's job more effectively. तो और कौन से टाइप के ग्रोथ रहते हैं? इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल ग्रोथ, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको एक क्लासरूम में प्रॉपर लेक्चर्स में बिठा के सिखाया जाता है, यूनिवर्सिटी में या कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपको दिए जाते हैं जिससे आप सीखोगे कि आपको कैसे जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स वहाँ पे दिए जाती है, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं कि कैसे आपको खुद का जॉब करना है, हाउ टू परफॉर्म वंस ड्यूटीज़ वंस जॉब इफेक्टिवली। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल और प्रोफेशनल ग्रोथ। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज पुट आउट बाय वेरियस वैरायटी ऑफ बिजनेसेस इन फॉर्म ऑफ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर their staff members. Even though significant portion of this training is now offered virtually, for example, through webinars and online courses due to proliferation of online training, it is still very common practice to conduct trainings in a person or to attend training seminars and conferences with other professionals in the field. तो आजकल क्या हो रहा है, अलग अलग बिजनेसेस बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और क्या हो रहा है कि भले ही कितना भी पैसा डालें लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग ठीक से नहीं हो पा रहा कुछ केसेस में। तो इसीलिए जो प्रोफेशनल लेवल पे सेमिनार्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं कि कैसे इफ़ेक्टिवली आप ट्रेनिंग से सीखो, खुद की डेवलपमेंट करो। नेक्स्ट है मैनेजिंग डिफरेंट जनरेशंस। द ह्यूमन रिपरकर्शंस ऑफ दीज स्टीरियोटाइप्स इंक्लूड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन मिलेनियल्स एंड देयर बॉसेस which results in people viewing each other differently than they are actually. तो क्या होता है, देखिए, जब आप काम करते हो ना ऑफिस में, ज़रूरी नहीं सभी सेम जनरेशन के हो, कभी कभी एज गैप भी ज़्यादा होता है आपके बीच में और आपके सीनियर्स या आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके मैनेजर के बीच में, तो वो एक तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करा सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, देखिए, these misunderstandings can be avoided
द इकोनॉमिक रिपरकशंस, रिपरकशंस मतलब इफेक्ट्स, ठीक है, उसके इम्पैक्ट, इकोनॉमिक रिपरकशंस इंक्लूड मिलेनियल्स, मिलेनियल्स मतलब जो एम्प्लॉयज़ है ना वो लीविंग देयर जॉब आउट ऑफ द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन एट बीइंग मिसअंडरस्टूड। होता क्या है कि कभी कभी जो मैनेजर है, जो भी सीनियर है, जो जिसके अंडर सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, वो अगर अपने अंडर जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको ठीक से हैंडल नहीं करता, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, तो एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होके अच्छे एम्प्लॉय भी छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इसमें लॉस किसका हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का। कैसा लॉस हुआ? इकोनॉमिक, क्योंकि वो पर्सन को हायर करने के लिए जो पैसा, मनी, टाइम, एनर्जी सब ऑर्गेनाइजेशन का दाव पे लगा था, और ऐसा इंसान अगर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ के गया तो वो किसका डिसएडवांटेज रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। बाय लुकिंग बियॉन्ड दिस लेबल्स एंड मेकिंग एफर्ट टू बेटर ग्रास्प सिचुएशन, मैनेजर कैन साइड स्टेप द ट्रैप। तो इसके लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो? द टॉप 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर वर्किंग वेल विथ एम्प्लॉय ऑफ वेरिंग एजेस। ठीक, तो मैनेजर का एज चाहे कितना भी हो, चाहे कितना भी जनरेशन गैप हो, क्या 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस है ताकि वो सभी एम्प्लॉयज़ को ठीक से हैंडल करके, चाहे एम्प्लॉय किसी भी एज का हो, उनको ठीक से हैंडल करके आगे ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा सके और एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, ये वो मेक श्योर कर सके। पहला है डू नॉट मेक एनी अजम्पशन, उसे कोई भी अजम्पशन नहीं करना है। डू नॉट मेक एनी अजम्पशन, इट्स बीन सेड दैट मिलेनियल्स आर एडेप्ट विद टेक्नोलॉजी। जो नई जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी से एडेप्ट है। एम्प्लॉयज़ कैन काउंट ऑन बेबी बूमर्स टू बी डिवोटेड एम्प्लॉयज़। जनरेशन एक्स आर साइनिकल। देखिए, ये बेबी बूमर्स मतलब जो अभी करंट जनरेशन के, अगर जो नए जनरेशन के लोग जिनका एज बहुत कम है, ऐसे अगर लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो वो उनसे ज़्यादा डिवोशन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरेशन एक्स थोड़े से एजेड के एजेस, मतलब कुछ थोड़े से एजेड ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, वहाँ से थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे उनका ये स्लो हो जाता है स्पीड। ट्रेडिशनलिस्ट आर नोन एज फॉर देयर थ्रिफ्टीनेस। ठीक है, तो ट्रेडिशनलिस्ट अपने धीरे धीरे काम करने के लिए पहचाने जाते हैं। मे बी इफ़ यू वेर रिटायर्ड यू विल ऑल्सो बी डूइंग द सेम थिंग। तो देखिए, जब एम्प्लॉय नया इसका मतलब समझिए, जब जो नया एम्प्लॉय काम पे लगता है ना, जॉब में ज्वाइन करता है, उसका जो काम करने का स्पीड है, एंथुजियाज़म है, कैपेसिटी है, नई नई चीज़ें अडॉप्ट करके जल्दी जल्दी सीखना, कुछ भी नया काम, अच्छे स्किल्स जल्दी एक्वायर करके अपना बेस्ट देना, ये ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू थोड़े से एज जिनका हो चुका है, जनरेशन एक्स के थोड़े से, आप क्या सकते, थोड़े से बूढ़े हो चुके हुए एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में जो नए एम्प्लॉयज़ है ना, उनका जो ग्रास्पिंग पावर है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से इतने अडेप्ट है और उन थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड है, तो नई नई टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी वो अडॉप्ट हो चुके हैं, तो वो जल्दी फटाफट ग्रास्प करके काम कर सकते हैं। और जैसे जैसे इंसान अपने जॉब के एंड में आता है, रिटायरमेंट के इसमें, तो वो थोड़ा सा उसका स्पीड स्लो हो जाता है, वो काम तो ठीक से करता है, लेकिन उतना ग्रास्पिंग पावर, उतना जो एडेप्ट विद टेक्नोलॉजी है ना, वो उसमें नहीं रहेगा। वन पर्सन cannot be responsible for starting a trend, even though members of a baby mover generation may have a statistically greater tendency to remain in their position for longer period of time than millennials. This does not mean that your baby boomer employee is not a flight risk. It is not necessary to assume that every millennial you know fits the basic profile simply because they are a member of this generation. देखिए, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने अभी ऊपर को बताया ना, ये तो एक अजम्पशन हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी बेबी बूमर्स, जो सभी नए जनरेशन के एम्प्लॉय है, वो टेक्नोलॉजी से अडेप्ट हो, वो फटाफट काम करने में, जल्दी नई नई चीज़ें ग्रास्प करने में वेल स्किलफुल हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उनमें से कुछ थोड़े से अलग काम करने का उनका ढंग हो, अलग तरीका हो, अलग ग्रास्पिंग पावर हो, अलग अडेप्ट विद टेक्नोलॉजी हो, तो आप सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते बाय अजम्पशन। लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल। अ मिलेनियल वर्क्स इन द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. On paper, it is reasonable to assume that millennium possesses a certain level of technical prowess because of work that he or she does. तो जनरली क्या सोचा जाता है कि जो मिलेनियल है, मतलब जो पर्सन काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी से अडेप्ट है, उसको पता है सब रिसोर्सेज कैसे चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। However, if a person does not use Facebook or Instagram, people will assume that he or she is technically incapable. In a nutshell, never make any assumption. तो लेकिन क्या होता है, ये जो
जॉब में एक्सपीरियंस लोग रहते हैं ना, जो कि धीरे धीरे एजेड होते हैं, तो अगर अभी के जनरेशन, जो नया जनरेशन है, उनका थिंकिंग क्या है, अरे आप तो फेसबुक नहीं यूज़ करते, आप तो इंस्टा पे नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, आप तो टेक्निकली इनकैपेबल हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत ही फ़नी है, मतलब मुझे ये पढ़ते वक्त ये बहुत हंसी आ रहा है कि एक पर्सन टेक्निकली कैपेबल है या नहीं, इसकी डेफिनेशन आप, मतलब ये एक तरीके का अजम्पशन हम कर सकते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स नहीं यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, तो आप टेक्निकली इनकैपेबल हो, ठीक है। तो ये एजम्पशन नहीं करना चाहिए, ये सबसे पहला प्रैक्टिस है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ को जो ट्रीटमेंट मिलता है ना ऑफिस में, कि उनको प्रीवियस अजम्पशन करके वो नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड प्रैक्टिस है इम्पॉर्टेंट, अवॉइड यूजिंग लेबल्स। ये स्टूडेंट्स हम ये प्रैक्टिसेस क्यों देख रहे हैं, ताकि जो अलग अलग जनरेशन्स कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कैसे मैनेज करना है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहे, वो छोड़ के ना जाए। इवन इफ़ योर इंटेंशंस आर गुड, यूजिंग जनरल designations puts you at a danger of alienating co-workers. दिस इज़ ट्रू इवन इफ़ यू हैव अ गुड इंटेंशंस। तो मतलब अगर आप किसी को कुछ पर्टिकुलर लेबल से पुकार रहे हो, कुछ पर्टिकुलर लेबल्स ऐसे आप एक अलग ही नाम से आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हो, तो इट माइट कंटेन कुछ निगेटिव इंटेंशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटेंशन वैसा हो, लेकिन जो मीनिंग निकलता है उसका अलग ही मीनिंग निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, Mr. X is employed by a technology startup that only recently filled a position in the marketing department with a millennial. Mr. X, in the course of extending a warm welcome to the newest member of the team, stated that due to the fact that the new employee is millennial, she may bring a fresh viewpoint to a work that the team is currently performing. He meant to offer praise to new employee, but inadvertently insulted a Generation X marketer who worked for the company and who afterwards lodged a formal complaint. With this action, Mr. X hinted that past generations were not as innovative as millennials by making statement that millennials are innovative. देखिए, यहाँ पे आपको वही एक सिमिलर एग्जाम्पल दिया है कि एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी का जो नए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो नए एम्प्लॉयज़ थे ना, फ्रेशर्स, उनका जॉइनिंग था, वहाँ पे जो मिस्टर एक्स थे ना, कोई तो सीनियर पर्सन थे, उन्होंने एक फ्रेश एम्प्लॉय, जो नए ज्वाइन किए हुए एम्प्लॉय को एक पॉइंट आउट करते हुए कहा कि हाँ, ये मिलेनियल जनरेशन, मिलेनियल मतलब न्यू जनरेशन के एम्प्लॉय है जिन्होंने ज्वाइन किया, तो डेफिनेटली शी विल ब्रिंग सम फ्रेश व्यू पॉइंट, जो भी करंटली टीम परफॉर्म कर रही है उसमें कुछ नया व्यू पॉइंट वो लाएगी। इसका मतलब जो बाकी एम्प्लॉय है ना, अलग जनरेशन एक्स के जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं मार्केटिंग टीम के, उनको क्या लगा कि हम इतना साल से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो ये उनको एक तरीके का इंसल्ट लगा कि नए जो मिलेनियल जनरेशन जो न्यू जनरेशन के पर्सन्स थे, वो अगर अच्छे से काम कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे, ऐसा मतलब उन्होंने निकाला और फिर उन्होंने आगे जाके कंप्लेंट किया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई भी चीज़ कुछ लेबलिंग करके बोल रहे हो, भले ही आपका वैसा इंटेंशन नहीं है, लेकिन सामने वाला पर्सन उसका क्या इंटेंशन निकालता है ये आपको नहीं पता है, और आप इतना सोच के तो नहीं बोल सकते कि मेरे बोलने का क्या मीनिंग निकल रहा है। इसीलिए अवॉइड करो लेबल्स यूज़ करना, बी क्लियर, ठीक है। थर्ड है इंश्योरिंग रेगुलर रिव्यू ऑफ योर ओन बायसेस। गिवन हाउ परवेसिवली जनरेशनल स्टेरियोटाइप्स आर यूज्ड, we may probably be excused for falling for the hype. Nevertheless, overcoming preconceived notions is not as easy as one might think it would be. Even if we are aware of our generational biases, we may still have a tendency to pass judgment on others around us in an unconscious manner. तो मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको रेगुलरली अपने खुद के जो बिहेवियर है, खुद के जो बायसेस है, उसको रिव्यू करना है, ठीक है। चाहे वो जनरेशनल बायसेस हो, ठीक है, मतलब कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जज कर रहे हो लोगों को, ठीक है, क्या जजमेंट पास कर रहे हो अपने कोवर्कर्स पे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपने हायर डेजिग्नेशन के मैनेजर्स पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे कुछ अलग ही मीनिंग निकले और फिर आपका जो इमेज है वो स्पॉइल हो। फॉर इंस्टेंस, a baby boomer working in a public sector undertaking complained HR about a young co-worker who constantly had headphones in while they were at work. He characterized the co-worker as a millennial who always needed to be connected outside of work and didn't know how to converse socially face to face. The actual facts, however, were different.
As Millennial stated that he finds that listening a classical music helps him to concentrate on his work. So in this case, the more experienced worker has to understand that he may have been applying his own unconscious prejudice to his colleague despite the fact that he did not completely understand him. देखिए, ये भी एक तरीके का आजकल बहुत क्या बोल सकते हैं, इमर्जिंग प्रॉब्लम हो चुका है ऑर्गेनाइजेशंस में. यहाँ पे आपको एक सिमिलर सिनेरियो दिया है. एक बेबी बूमर मतलब एक न्यू वर्कर, न्यू जनरेशन का कोई एम्प्लॉय है जो हमेशा अपने कान में कॉर्ड्स डाल के काम करता है, हेडफोन्स डाल के. तो उसके साथ में काम करने वाले जो कोवर्कर थे, ठीक है, जो कि थोड़े से एज में ज़्यादा थे, उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट किया कि यहाँ पे एक ऐसे वर्कर है जो कि नए बेबी बूमर जनरेशन मतलब नए जनरेशन से है, जो कि हमेशा अपने कान में हेडफोन्स डाल के काम करता है. उसकी वजह से होता क्या है, वो सोशली फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन में टू मूव अहेड इन योर वर्क, वो नहीं कर पा रहा और वो उसका काम में ध्यान नहीं है. लेकिन जब एचआर डिपार्टमेंट ने वो एम्प्लॉय को बुला के, वो जो यंग एम्प्लॉय है बेबी बूमर जनरेशन वाला, उसे पूछा कि वाई आर यू डूइंग, आप कान में पूरा दिन कॉर्ड्स डाल के काम क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है और उसकी वजह से मेरा काम में जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो बढ़ता है. तो इसीलिए जो एक्सपीरियंस वर्कर था जिसने उसका कंप्लेंट किया, उसको ये समझना ज़रूरी था कि अगर वो कुछ कान में कॉर्ड डाल के काम करे लेकिन वो काम तो कर रहा है, उसका कुछ अपना अलग रीज़न हो सकता है. तो वो जो एक्सपीरियंस वर्कर ने जो कंप्लेंट किया, उसको ये प्रीजुडिस बनाना, ये पहले से ही अपना बायस्ड माइंड बनाना कि नहीं ये ऐसा कर रहा है तो ये गलत ही कर रहा है, इसकी कंप्लेंट ही करनी चाहिए, ये रॉन्ग है. उल्टा उसको ये करना चाहिए था, उसको उससे बात करके उसका प्रॉब्लम समझना चाहिए था और अंडरस्टैंड करना चाहिए. देखिए स्टूडेंट, अब भले ही ऑर्गेनाइजेशन एक हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के इंसान रहते हैं, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज़ रहते हैं और हर एक के जो एज में जनरेशन गैप रहती है. ठीक है, सभी एम्प्लॉयज़ का देखो, एम्प्लॉयज़ का कल्चरल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, एवरीथिंग डिफरेंट रहता है. फिर उनका जनरेशन गैप रहता है, अलग अलग जनरेशन से वो बिलोंग करते हैं. तो जो कल्चर में वो बड़े हैं उसके हिसाब से वो ग्रूम हुए हैं, उसके हिसाब से ही उनका अपना अपना काम करने का, अपना सोचने का, अपने स्किल्स अप्लाई करने का ढंग रहता है. तो ज़रूरी नहीं है जो स्किल्स एक पर्सन के पास है, जैसे एक पर्सन काम कर रहा है और अगर वो एम्प्लॉय सक्सेसफुल है तो दूसरे एम्प्लॉय ने भी सेम वैसा ही करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बस अपना बेस्ट देना चाहिए, चाहे वो कोई भी जनरेशन का हो, और हर एक का अपना अपना अलग व्यू पॉइंट हो सकता है. बस आपके अलग अलग कोवर्कर जो है या आपके सीनियर्स हैं, उनको वो समझ के आपको हैंडल करके लेना ज़रूरी है. अगर आप छोटे छोटे चीज़ों में अपनी ओन बायसेस निकाल के मिसअंडरस्टैंड करके कंप्लेन करोगे तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, दैट विल क्रिएट वेरी बिग प्रॉब्लम इन ऑर्गेनाइजेशन. और क्या हो जाएगा, आपके जो रिलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो, दैट विल स्पॉइल. और होगा क्या कि जो एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे रहा है, चाहे वो अपने तरीके से दे रहा हो, वो उसके लिए प्रिवेंशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है, इंश्योरिंग रेगुलर रिव्यू ऑफ योर ओन बायसेस. चौथा पॉइंट है, फोकस ऑन पीपल अराउंड यू रादर देन द ट्रेंड्स. वंस यू अंडरस्टैंड हाउ inaccurate generational stereotypes are, you will start become aware of how much content is there on the internet pertaining to this topic. It is waste of time to read articles with headings like how to manage millennials, what millennials really want, because the articles continue to reinforce broad assumptions. Ignore those people. Please hold off on clicking, stay away from other people, refrain from giving it to the desire to buy books and sign up for the seminars that exaggerate generational stereotypes at workplace. Also resist giving in to the urge for the buy publications that highlight distinctions between generations in workplace. People motivated to write about it will decrease the in direct proportion to our collective lack interest. देखिए ये बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, इंस्टेड आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं, मिलेनियल्स मतलब जो भी नए जनरेशन के लोग काम कर रहे हैं, उनको हैंडल करने के तरीके इंटरनेट पे ढूंढने से अच्छा, ये बेसिकली जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं ना, ये जो मैनेजर लेवल के, जो अपने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर रहे हैं, जिनको हैंडल करना नहीं आ रहा है, तो इंस्टेड आप इंटरनेट पे ढूंढने से अच्छा आप समझिए कि वो लोग कैसे हैं, वो लोगों पे फोकस कीजिए, सोचिए कि वो लोग कहाँ से आए हैं, उनको कैसे आप हैंडल कर सकते हो. ठीक है, और जो निगेटिव आइडियाज़ है, निगेटिव अजम्पशंस है, उनसे आप दूर रहिए. उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि जो टाइप मतलब जैसे एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए ना, तो आपका फोकस अगर उन पे रहेगा ना, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू हैंडल देम और उनसे अपना बेस्ट काम करवा के लेना, उनको मोटिवेट करना, उनका ग्रोथ करना.
इन द वर्क, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. Instead, communicate with the other people on your team and your co-workers. Ask them how to handle themselves if you want to know how to handle them. Talking to them about is the best way to find out what is they truly want, and when it comes to trying to understand people in your life, there is no replacement for just asking them questions. ठीक है, तो उनको हैंडल करने के तरीके ऑनलाइन में या अदर कहीं पे बुक्स में ढूंढने से अच्छा आप वही पीपल के साथ कम्युनिकेट कीजिए, कोवर्कर्स के साथ, टीम के साथ, और उनसे कम्युनिकेट करके समझिए कि कैसे उनको हैंडल किया जा सकता है. ठीक है, उनसे उनके बारे में बातें कीजिए. ठीक है, ताकि आपको पता चले कि उनके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका वर्क के टूवर्ड्स कैसा एटीट्यूड है. ठीक है, मतलब ये सभी चीज़ें आपको पता चलेगी अगर आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, उनके बारे में जानोगे, उनको सच्ची में अंडरस्टैंड करोगे कि उनका लाइफ कैसा है, वो कहाँ से आए, सभी चीज़ें. तो ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगे वो एम्प्लॉयज़ को समझने के लिए. और इससे क्या होगा कि एक तरीके का आपके बीच में एक कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छा बॉन्ड, एक फ्रेंडली बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, जिससे एक दूसरे को समझने में और काम के लिए उनको कैसे हैंडल करें ये आपको आइडिया आ जाएगा. ठीक है, next point is students, acknowledge and celebrate the differences that exist throughout each generation. The generation gaps are hard reality and need to be acknowledged and embraced gracefully. तो प्रॉब्लम क्या होता है ना, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में जो जनरेशन गैप है ना, वो एक हार्ड रियलिटी है और वो आपको फेस भी करनी है और सॉल्व भी करनी है. उसका आपको नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली एक आउटकम लेके अपना ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाना है. तो ये फैक्ट है कि जनरेशन गैप को आपको लेके ही आगे बढ़ना है. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट देखते हैं, मैनेजिंग डाइवर्सिटी. द वर्कफोर्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ जनरेशंस रिप्रेजेंटेड. द वर्कफोर्स इज ग्रोइंग इंक्रीजिंगली डाइवर्स इन द फॉर्म्स ऑफ एज, with member of generation ranging from the seasoned baby boomers who have years of expertise to the fresh faced generation Z members who always connected. ठीक है, तो जो वर्कफोर्स है उसमें अलग अलग स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी आ रही है. ठीक है, अलग अलग एज के अलग अलग जनरेशन्स के लोग ज्वाइन हो रहे हैं. ठीक है, जिसमें फ्रेश एम्प्लॉयज़ भी है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और जिनमें ऐसे भी एम्प्लॉय है जिनको कई सारे एक्सपीरियंस है. ठीक है, कंपनीज रूटीनली एंगेज employees from as many as 4 generations in today's world, and it should come to as no surprise that each generation has its own distinct mannerism, requirements, objectives and characteristics that should be taken into consideration by employee. तो कंपनीज का काम क्या है, एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूसली एंगेज रखना. अभी फ़िलहाल के लिए 4 अलग अलग जनरेशन के लोग हैं जो कि कंपनीज़ में अभी के वर्ल्ड के कंपनीज़ में काम कर रहे हैं. उनका हर एक का अपना अलग अलग ढंग है काम करने का, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है कंपनी के, उसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट करके वहाँ पे काम कर रहे हैं. ठीक है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो ये सभी चीज़ें एक तरीके की डाइवर्सिटी क्रिएट करी है कंपनी के अंदर. एम्प्लॉइंग अ स्टाफ दैट स्पैन्स मेनी जनरेशंस कम्स विद अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैनेजिंग अ वर्कफोर्स दैट कवर्स सच अ वाइड रेंज ऑफ एजेस प्रेजेंट इट्स फेयर शेयर ऑफ ऑब्स्टैकल्स. तो जितने ज़्यादा अलग अलग जनरेशन्स के एम्प्लॉय है उसके जितने एडवांटेजेस है उतने डिसएडवांटेजेस भी है. तो देखते हैं क्या क्या है एडवांटेजेस ऑफ जनरेशन डाइवर्सिटी. ठीक है, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करें स्टूडेंट टॉपिक की. अगर अलग अलग जनरेशन के लोग यहाँ पे है कंपनी के अंदर है तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग. हैविंग अ मल्टी जनरेशनल वर्कफोर्स कैन बी क्वाइट एडवांटेजेस व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सॉल्यूशंस एंड न्यू मेथड्स ऑफ हैंडलिंग डे टू डे कंसर्न्स. This is due to the fact that each generation has different approach to problem solving. As a result, each generation has a different perspective on how problem should be solved. तो हर एक जनरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है और जितना नया नया जनरेशन आता है तो वो ऑलरेडी इतना टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट रहते हैं तो डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नए नए तरीके वो ढूंढते रहते हैं और क्विकली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो ये पहला उसका एडवांटेज है. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स ऑडियंसेस. Each generation has its own distinct characteristics which can be real advantages to your company. Employing people that belong to each of these generations allows you to gain a deeper understanding of various demographic groups that you are aiming to communicate with.
तो होता क्या है, जब अलग अलग जनरेशन के लोग काम कर रहे हैं तो आपको एक तरीके का बड़ा ऑडियंस मिलता है, ठीक है, जो कि हर एक का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, डीपर अंडरस्टैंडिंग लेवल है। तो जिससे होता क्या है कि जब आप कम्युनिकेट करते हो ना तो बहुत वास्ट नॉलेज आपके पास आता है अलग अलग डिफरेंट जनरेशन्स का, जिससे मदद मिलती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तीसरा है ओकेजन्स फॉर एजुकेशनल ग्रोथ। Learning opportunities are presented to all employees, not just the younger workers. When there is a generation diversity in the workforce, employees of different generations might teach one another new way of thinking about things, way of conducting business are more effectively. For instance, workers who is more efficient with technology may be aware of quicker way for a baby boomer to handle a laborious physical activity at their place of employment. तो देखिए, तो स्टूडेंट्स जो बेबी बूमर जनरेशन के हैं, सॉरी यहाँ पे बेबी बूमर्स का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट जो कि जिनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो जो कि नए जनरेशन के एम्प्लॉय है वो टेक्नोलॉजी से प्रोफिशिएंट है। तो जब वो ऐसे एम्प्लॉयज़ के कांटेक्ट में आएंगे जो कि पुराने जनरेशन के बेबी बूमर्स है, जो कि लेबरियस फिजिकल एक्टिविटी में फ़िलहाल फोकस कर रहे हैं, तो वो उनको सिखाएंगे। तो क्या होगा, कम्युनिकेशन होके एक दूसरे की एजुकेशनल ग्रोथ होगी। जो कि एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ है उनका भी एजुकेशन बढ़ेगा रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है मेंटरशिप। एन एटमॉस्फेयर विद एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरिंग एज इज़ आइडियल फॉर फॉस्टरिंग मेंटरशिप रिलेशनशिप्स, ठीक है, mentoring relationships. Many businesses make decisions to launch mentorship programs in order to give their staff members the chance to learn from one another. Employees not only benefit from the acquisition of new knowledge and abilities as a result of this, but also see improvements in the way they collaborate with one another. तो जो mentorship अलग अलग एजेस के एम्प्लॉयज़ काम करें, उनको जिस तरीके का mentorship मिलता है, जिस तरीके का mentor मिलता है, तो उसी तरीके से उनके रिलेशनशिप्स भी बनते हैं अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, ठीक है। तो इसीलिए आजकल कई बिजनेसेस है ना मेंटरशिप प्रोग्राम्स पे फोकस कर रहे हैं कि किस वे में बेस्ट तरीके से मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जा सके, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ के रिलेशन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सीनियर्स के साथ अच्छे रहे, कोवर्कर्स के साथ अच्छे रहे और फाइनली उनको बिजनेस में इसका प्रॉफिट हो। नेक्स्ट है हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस। We can define industrial relations as a relations and interactions that takes place within an industry, particularly between labor and management, as a direct result of their combined attitude and approaches with regard to the management of the affairs of industry, for the purpose of improving relations between management and co-workers, and also improve industrial environment and the economy as a whole, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो स्टूडेंट? ये एक तरीके के ऐसे रिलेशंस है जहाँ पे रिलेशंस और इंटरेक्शन को आप देख सकते हो इंडस्ट्री के अंदर, जो कि लेबर है और मैनेजमेंट है। लेबर मतलब जो कि वर्कफोर्स है, जो कि काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट मतलब जो कि अथॉरिटी है वहाँ पे, ठीक है। उनका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस कैसे हुए, कंबाइंड एटीट्यूड को आप देखोगे एज ए फाइनल रिजल्ट, तो उसी को आप बोलोगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस। द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑल्सो रिफर्स टू इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विच कैन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी ट्रेस्ड बैक टू रिलेशनशिप बिटवीन यूनियंस एंड एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ये एक तरीके का टर्म आपको दिया है कि एक तरीके का इंटरेक्शन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे कि ऐसे भी आप बोल सकते हो कि यूनियन और एम्प्लॉयज़ के बीच का भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट and complex problems of modern industrial society. Industrial progress is impossible without cooperation of laborers and harmonious relationships. तो आजकल के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डेलिकेट, मतलब बहुत ही नाजुक टॉपिक हो गया है, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है ना स्टूडेंट्स, तो कॉपरेशन से काम कैसे होगा, ठीक है। अगर हार्मोनियस रिलेशनशिप्स नहीं है तो एक साथ मिलकर जो टीम वर्क वाला काम है ना वो कैसे होगा, ठीक है। तो वो डिसएडवांटेज किससे होगा, ऑर्गेनाइजेशन को ही होगा। देयरफॉर इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट एंड मेंटेन गुड रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयज़, लेबर एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप हो। कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्राइज ऑफ टू टर्म्स,
Industry and relations. Industry refers to the any productive activity in which an individual or group of individual is are engaged. ठीक है, तो देर आर टू इंडस्ट्रियल रिलेशन के कॉन्सेप्ट में ही दो टर्म्स होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है रिलेशंस. ठीक है, इंडस्ट्री एक तरीके का ऐसा टर्म है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके काम कर रहे हैं. ठीक है, बाय रिलेशंस. तो रिलेशंस का मीनिंग क्या है? द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन इंडस्ट्री बिटवीन एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन. तो रिलेशनशिप के अंदर क्या आता है कि जो इंडस्ट्री है उसका मतलब एम्प्लॉयर है और उसका उनके वर्कमैन के साथ जो वहाँ पे काम कर रहे लेबर फोर्स उनके साथ कैसा रिलेशन है. द डायरेक्टली और इनडायरेक्ट द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट विच stems employees and employers in their organizational settings. The field of industrial relations look at the relationship between managers and workers, particularly group of workers represented by the union. Industrial relations are basically the interaction between employers, employees and government and the institutions and associations through which such interactions are mediated. तो students यहाँ पे पूरा जो भी पैराग्राफ इसे यही कहना है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर ये आता है कि इंडस्ट्री के में जो वर्कर्स काम करें उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है. ठीक है, तो यही सब चीज़ें यहाँ पे देखनी है. टू समराइज, द मैनेजमेंट एंड द ट्रेड यूनियन बोथ नीड टू अप्रोच द बिल्डिंग ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इफ यू वांट टू सी इट सक्सीड. हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस रिक्वायर अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी प्रेजेंट, इंक्लूडिंग ह्यूमन रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, गुडविल एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिग्निटी. तो अगर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे चाहिए मैनेजमेंट के बीच में और ट्रेड यूनियन के बीच में, यूनियन क्या होता है? जो कि एम्प्लॉयज़ है उनके राइट्स के लिए जो भी लड़ता है. ठीक है, एम्प्लॉयज़ के अच्छे के लिए जो भी काम करता है. ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयज़ को कुछ ऐसे चीज़ें की डिमांड है और वो अगर मैनेजमेंट से डायरेक्टली वो फुलफिल नहीं हो रहे तो वो यूनियन के पास जाते हैं. ठीक है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है. तो एक तरीके का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होने के लिए. ठीक है, हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन रिक्वायर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी प्रेजेंट, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग, गुडविल इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिग्निटी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, when there is a widespread growth and wealth, there is a typically harmony in industrial relations. During times of economic prosperity, there is a general uptick in the employment levels, salary growth and general improvement in the workers' happiness. However, when recession is present, there is a decrease in salaries as well as fall in employment level. These unfavorable economic conditions poison otherwise positive labor relations. As a result, business cycle also factor in whether or not there are strong industrial relations. ठीक है, तो एक इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो करनी चाहिए. कब ग्रो करेगी? अगर इसको आपको इंडस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो वहाँ पे आपको जो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स है वो अच्छे रहने चाहिए. ठीक है, एम्पल ऑफ एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए, नहीं तो जो कम एम्प्लॉय अगर रहेंगे तो उन्हीं पे प्रेशर रहेगा काम का. सैलरी ग्रोथ होनी चाहिए, जनरल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, वर्कर्स हैप्पीनेस, मतलब वर्कर्स के जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए डिमांड है वो अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए, एटलीस्ट जो भी बेसिक डिमांड है. तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे और फाइनली उसका आउटकम क्या होगा? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रहेगी. The following are some of the areas that fall under the purview of industrial relations. The relationship between employees and their supervisors or superiors as well as relationship amongst the employees and themselves. So industrial relations के अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से पीपल आते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, एम्प्लॉयज़ और सुपीरियर और सुपरवाइजर के बीच की रिलेशनशिप. ठीक है, फिर कलेक्टिव टाइज बिटवीन वेरियस लेबर यूनियंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म फॉर द डायनेमिक इज यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन. तो मतलब यूनियन और मैनेजमेंट के बीच वाला रिलेशन वो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंडर आता है. देन कलेक्टिव रिलेशन अमंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, लेबर यूनियंस एंड गवर्नमेंट. तो जो एम्प्लॉयज़ से एसोसिएशन है, देखो एसोसिएशन का भी ऑफिसर्स का रहता है, यूनियन क्लरिकल लेवल्स का रहता है. ठीक है, तो इनका गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, ये भी एक तरीके के इंडस्ट्रियल रिलेशन के कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक है स्टूडेंट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के पर्वे में आते हैं. नेक्स्ट देखते हैं मैनेजिंग ऑफ चेंज, मैनेजमेंट ऑफ चेंज. Managing change means managing the conversation between people leading the change effort and those who are expected to implement new strategies, managing organizational context in which change can occur, and managing emotional connections that are essential for any transformation. तो मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको चेंज लाना है तो ज़रूरी होता है सभी एस्पेक्ट्स पे आपको काम करना, सभी एस्पेक्ट्स आपको मैनेज करना. ठीक है, Management of change involves managing interactions between people
who are leading the change effort, and those who are expected to implement new strategies. It also involves managing the organizational context in which changes can take place and managing the emotional bonds that are essential for any transition. तो जो भी मैनेजमेंट के अंदर पीपल काम कर रहे हैं या जो भी इंटरैक्शंस को लीड कर रहे हैं, उनका एक नए स्ट्रेटेजीज के साथ आना ज़रूरी होता है. ठीक है, हर बार अगर कुछ भी चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, चाहे वो इमोशनल बॉन्ड्स हो, चाहे कॉरपोरेट लेवल पे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क पे हो, वहाँ पे नई नई स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करना और चेंज को मैनेज करना ज़रूरी होता है. Theories from wide range of fields such as psychology, behavioral science, engineering and system thinking are included into change management. तो change management के अंदर कौन सी theories आती है स्टूडेंट्स? देखिए, साइकोलॉजी की थ्योरी आती है, बिहेवियरल साइंस, इंजीनियरिंग, सिस्टम थिंकिंग, ये सभी चीज़ें आती है चेंज मैनेजमेंट के अंदर. इन एडिशन देयर इज़ अ डाइवर्स सिलेक्शन ऑफ मॉडल्स फ्रॉम विच टू सिलेक्ट. For instance, Lewin's change management models divides the process of change into three main stages that are known as unfreeze, change and refreeze. Whereas Kotter's 8-step change model offers a more thorough guide through the process of change. तो देखिए, अलग अलग जो फिलोसोफर्स है, साइंटिस्ट है, उनके चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स है. अगर आपने HR का सब्जेक्ट लिया होगा ना, तो उसमें ये सभी मॉडल्स आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स. देखिए, चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स कौन से रहते हैं. ठीक है, पहले तो ल्यूविन्स चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, वो किस पे फोकस करता है? दैट डिवाइड्स प्रोसेस ऑफ चेंज इनटू 3 मेन स्टेजेस. वो चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड करता है, अनफ्रीज, चेंज एंड रिफ्रीज. ठीक है, अनफ्रीज करो, चेंज करो और फिर रिफ्रीज करो. वेयर एज कोटर्स जो फिलोसोफर है, वो उसका 8 स्टेप चेंज मैनेजमेंट मॉडल है, वो किस पे फोकस करता है? एक थोरो गाइड देता है process of change. ठीक है, a notion that change never occurs in a vacuum is fundamental to every single theory put forward to explain how to control it. ठीक है, the entirety of organization including each and every member of it will be affected in some way, shaped and formed by the change. However, if you have effective change management, you will be able to persuade everyone to adjust to and accept your new method of operation. तो बेसिकली चेंज किसी भी टाइप का हो, अगर आपका बेसिक फंडामेंटल उसके रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो आपको पता रहेगा वो चेंज को कैसे कंट्रोल करता है. चाहे एंटायरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्यों ना हो, ईच एंड एवरी मेंबर में चेंज क्यों ना हो, वो कैसे अफेक्ट करेगा आपके बिजनेस को. तो अगर आपको बेसिक फंडामेंटल पता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो. तो इसीलिए इफ़ यू हैव इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट यू विल एबल टू परस्यूड एवरीवन. तो अगर आपके पास इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट है तो आप आसानी से गो थ्रू करोगे, सक्सेसफुली हैंडल करोगे. ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ चेंज विद इन वर्क प्लेस. फर्स्ट है गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज प्रोसेस. ठीक है, तो चेंज को कैसे आप मैनेज करो उसके अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं. पहला है अंडरस्टैंड करो चेंज प्रोसेस को. ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज अ कुकी कटर अप्रोच टू ट्रांसफॉर्मेशन. ऑन अदर हैंड, the vast majority of those that are successful adhere to the process that make up change management process. Each and every change process has a starting point denoted by A as well as a destination point B. तो देखिए, कोई भी पर्टिकुलर जो चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका कुछ कुकी कटर अप्रोच नहीं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं. लेकिन आपको समझना है, देखो एवरी चेंज का ना एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, पॉइंट ए, और एक लास्ट पॉइंट रहता है डेस्टिनेशन पॉइंट बी. तो आपको ये पूरी जर्नी समझनी है. द चेंज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट टेक्स प्लेस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट बी है ना, उसके पास में बीच में जितना भी प्रोसेस होता है ना, यही पूरा आता है चेंज के अंदर. इट एंटेल्स अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, मोस्ट ऑफ विच आर कैटेगराइज्ड एज बिलोंगिंग टू वन ऑफ द 3 स्टेजेस: प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन एंड सब्सिक्वेंट एक्शन. द फॉलोइंग आर द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस थ्रू आउट ईच फेज. तो ये जो 2 मेन पॉइंट्स है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, इसके बीच में अलग अलग चेंज के जितने फेजेस आते हैं, उसके नाम है प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन एंड सब्सिक्वेंट एक्शन. प्रिपरेशन के अंदर क्या आता है? It is responsibility of change manager to get both organization and its workers ready for the transition. In order to do this, it is necessary to explain staff members for long term goal. तो मैनेजर को पता होना चाहिए कि क्या चेंज आने वाला है, तो उनको उसके हिसाब से अपने वर्कर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को रेडी रखना है. और लॉन्ग टर्म गोल जो सेट किया उसके लिए अगर कुछ चेंज होता भी है तो उसे खुद भी प्रिपेयर रहना और स्टाफ को भी प्रिपेयर करना है. इम्प्लीमेंटेशन.
It is responsibility of change manager to ensure that changes are carried out in a manner that consistent with the long term goals. तो ये चेंज मैनेजर की, जो मैनेजर है जो कि चेंज को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसकी जिम्मेदारी है कि लॉन्ग टर्म्स गोल्स के लिए भी चेंज मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करना है. कुछ भी चेंज होता है तो सक्सेसफुली उससे गो थ्रू करना है, फॉलो थ्रू. इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज मैनेजर टू मेक सर्टन दैट द चेंज इज सस्टेनेबल एंड इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू कल्चर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई भी अगर चेंज होता है तो उसको सस्टेनेबल करना और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस कल्चर के अंदर उसे सक्सेसफुली मिक्स करना. मिक्स करने से अच्छा हम बोल सकते सक्सेसफुली उसे कल्टिवेट करवाना. ठीक है, ये काम किसका है? चेंज मैनेजर का. दूसरा पॉइंट है एक्वायरिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ चेंज. तो जो चेंज मैनेजमेंट का सेकेंड स्ट्रेटेजी है उसका नाम है स्टूडेंट्स एक्वायरिंग अवेयरनेस ऑफ ड्राइवर्स ऑफ चेंज. In order for managers to successfully manage change, they must first understand why it is required. If you don't do this, it will be impossible for you to design a strategy that addresses fundamental issues and presenting challenges like following. ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि ऐसे कौन से ड्राइवर्स हैं जो कि चेंज को ट्रिगर कर रहे हैं. तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं. विच प्रेशर्स आर ड्राइविंग द शिफ्ट दैट इज अकरिंग? आर दीज प्रेशर्स फ्रॉम विद इन और इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ न्यू लीडरशिप? तो कि ऐसे कौन से प्रेशर्स हैं जो कि चेंज को अकर कर रहे हैं? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से या नई लीडरशिप की वजह से है? आर दिस प्रेशर्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड और सच एज न्यू क्रिएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और शिफ्ट इन योर बिजनेस और द अपीयरेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर? तो क्या ये नई टेक्नोलॉजी की क्रिएशन की वजह से चेंज हो रहा है? क्या शिफ्ट बिजनेस का शिफ्ट की वजह से चेंज हो रहा है? नए कॉम्पिटिटर आने की वजह से चेंज हो रहा है? किस वजह से ये चेंज हो रहा है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आप पूछ के जो चेंज ड्राइवर्स है उसके लिए बारे में अवेयर हो सकते हो. नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग और स्ट्रेटेजी. Once you have understanding the reason for the shift, next step is to devise a plan. This plan include high level overview of the reason change, describe the scope of project. तो बेसिकली क्या है, एक बार आपको पता चले कि क्या ड्राइवर्स हैं, क्या पॉइंट्स चेंज कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी फॉर्म करनी है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके बैठ के. ठीक है. नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन. योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन अ वे दैट इज बोथ क्लियर एंड फोकस्ड ऑन one of the most effective weapon at your disposal when it comes to guiding on both your company and your staff through. In the end you will need to be competent of explaining the change. तो जो अभी चेंज होने वाला है उसके ड्राइवर आपने पकड़ लिए. ठीक है, उसके बाद में पता चला फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की. अभी आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलके उसके लिए कम्युनिकेट करना है और क्लैरिटी रखनी है कम्युनिकेशन में कि अगर ऐसा चेंज होगा तो हम उसे कैसे अडॉप्ट करेंगे. अगर कुछ नया सॉफ्टवेयर आया है, कुछ नया सिस्टम आया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अचानक से हमें वो सिस्टम में काम करना है, पुराना सिस्टम बंद हो जाएगा, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करके उनको भी वो नई स्ट्रेटेजी, नई जो टेक्नोलॉजी है उनसे अडॉप्ट करवाना है, पॉजिटिवली अडॉप्ट करवाना है. और इसके लिए आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होना ज़रूरी है, नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है. नेक्स्ट है बी रेडी टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स. नो मैटर हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज, देयर कुड बी ऑब्स्टैकल्स. ठीक है, आप कितने भी अच्छे प्लान की गारंटी दो, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स आए, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आए जिसकी वजह से आप जो चेंज हो रहा है वो मैनेज करने के लिए आप जो स्ट्रेटेजी वर्क कर रहे हो वो वर्क ना करें. तो लेकिन आपको वो उसके लिए भी रेडी रहना है. ठीक है, आपको वर्स्ट के लिए भी रेडी रहना और बेस्ट के लिए भी रेडी रहना है. तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ 5 स्ट्रेटेजी. ठीक है, जहाँ से आप चेंज ड्राइवर से अवेयर हो सकते हो. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फॉर्मुलेटिंग करियर स्ट्रेटेजी. तो अभी देखते हैं करियर स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं. द फॉलोइंग रन डाउन ऑफ 7 स्टेप दैट मेक अप कंस्ट्रक्शन ऑफ करियर स्ट्रेटेजी. तो करियर स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है देखिए. A career development plan (CDP) is a list of long and short-term goals that every employee set for themselves in either current role or preemptive for their future job. तो करियर डेवलपमेंट प्लान हर एक एम्प्लॉय अपने लाइफ में बनाता है, उसके थ्रू वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल भी बनाता है. भले ही वो एम्प्लॉय वो ऑर्गेनाइजेशन के करंट रोल के लिए अपना करियर प्लान बनाए या फ्यूचर जॉब के लिए बनाए. द फर्स्ट स्टेप इज टू डू इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ योर वैल्यू, स्ट्रेंथ, मोटिवेटर्स. तो जब करियर डेवलपमेंट प्लान बनता है तो पहले वो अपने वैल्यूज़ पे फोकस करता है, स्ट्रेंथ पे फोकस करता है, मोटिवेटर्स पे फोकस करता है कि क्या मोटिवेशन है, कौन मुझे मोटिवेट कर रहा है, किस वे में मुझे उसे पॉजिटिवली लेना है. क्रिएटिंग अ प्लान फॉर वंस प्रोफेशनल लाइफ इज एनालॉगस टू इरेक्टिंग अ स्ट्रक्चर. ठीक है. सेकेंड है स्टेप इज अवेयर ऑफ योर एडवांटेजेस. तो अगर आप करियर स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो आपको आपके एडवांटेजेस पता होने चाहिए. अगर मैं मेरा फ्यूचर प्लान कर रही हूँ, कुछ डेवलपमेंट प्लान करिए, चाहे सेम ऑर्गेनाइजेशन में मैं करियर डेवलपमेंट करूँ या कोई जॉब चेंज करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में हाई डिजिग्नेशन पे लग जाऊँ, मुझे वहाँ के एडवांटेजेस पता होने चाहिए. तीसरा है कंडक्ट रिसर्च इनटू मेनी पॉसिबिलिटीज दैट मेक मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज द प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द थर्ड स्टेप. ठीक है, तो रिसर्च करना है, कई तरह की पॉसिबिलिटी आ सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है.
नेक्स्ट है डेवलपिंग एक्सपर्टाइज। जो अगर आप करियर डेवलपमेंट सोचो तो आपको पहले एक्सपर्टाइज डेवलप करना जरूरी है। फिफ्थ स्टेप है डेवलपिंग अ नेटवर्क। आपको नेटवर्क भी डेवलप करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हाई डेजिग्नेशन पे जाओगे तो आप अपने नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके ही काम करोगे ना, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ आपका नेटवर्क भी अच्छा होना जरूरी है। सिक्स स्टेप एंटेल्स कंसिडरिंग इवैल्यूएटिंग योर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव भी होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि एक ही करियर डेवलपमेंट प्लान बने और उसी पे स्टिक रहे, नहीं। सेवन स्टेप है टेकलिंग एक्शन, ठीक है, टेकिंग एन एक्शन। तो ये सब करियर डेवलपमेंट प्लान बनाने के बाद एक्शन भी लेना जरूरी है ना, नहीं तो कैसे करियर डेवलपमेंट होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे 7 इंपॉर्टेंट करियर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थोड़े, और वन आउट के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। अभी ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको 7 स्टेप्स में दिया है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एम्प्लॉय के लाइफ में, क्योंकि आजकल अपना लाइफ इतना फास्ट हो रहा है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट refers to a wide range of treatments and psychotherapies that are aimed at regulating a degree of stress experienced by a person, particularly the level of chronic stress, typically with the intention and goal of enhancing day-to-day functioning. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आजकल के लाइफ में। There are wide variety of mental and physical symptoms that can be brought down by stress. These symptoms can change depending on the person and the circumstances. These can involve general deterioration of one's physical condition in addition to feelings of depression. तो अगर स्ट्रेस होता है तो पर्सन के मेंटल लेवल पे भी चेंज होते हैं, फिजिकल लेवल में भी चेंज होते हैं, डिप्रेशन में जा सकता है पर्सन। In today's modern world, effective stress management is considered to be one of the most important factors in leading happy, successful life. अगर आपको आज के ज़माने में हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से करना ज़रूरी है। The demand of life are frequently numerous and can be tough to manage. However, there are a variety of techniques to deal with anxiety and preserve overall well-being that can be learned. तो आजकल की लाइफ में इतने सबके पास टेंशन है, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिफिकल्ट है मैनेज करने के लिए, लेकिन आपको अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंग्जाइटी मैनेजमेंट पता है कैसे करना है, ऐसे स्ट्रेस को डील कैसे करना है, तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखोगे, ठीक है। The levels of stress can be easily measured by utilizing a variety of psychological tests that are quite similar to those that are used in polygraph examination, despite common misconceptions that stress is a personal experience, ठीक है। तो अलग अलग फिजियोलॉजिकल टेस्ट में, साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये जाना गया है कि स्ट्रेस के अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसको मेजर किया जाता है, ठीक है, जिसको मेजर किया जा सकता है। तो ये ऐसा मानना एक मिसकंसेप्शन है, गलत है कि जो स्ट्रेस है वो एक तरीके का पर्सनल एक्सपीरियंस है। देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. ईच ऑफ दिस मॉडल्स ऑफर्स a unique explanation of mechanism that can be used to control stress. A significant amount of additional research is required to gain better understanding of mechanism. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक अपने आप में एक तरीके का अलग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे आपको फोकस करना, एक अलग टॉपिक ही है जहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना है। उसके अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। उसमें रिसर्च की भी ज़रूरत है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप खुद को बेटर अंडरस्टैंड करो ताकि आप खुद से स्ट्रेस को ठीक से मैनेज कर सको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का ये चैप्टर एंड हो जाता है आपका, ये यूनिट 4 स्टाफिंग लेटेस्ट सम अपनी यही सब चीज़ें दी है, आप ये पढ़ सकते हो। जल्दी से हम MCQ सॉल्व करते हैं और ये चैप्टर एंड करते हैं। चेक योर प्रोग्रेस। फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। तो इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग नहीं है? इसका आंसर है रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। तो टैलेंट को डेवलप करना वर्कर में, कंटेनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेस, ये पार्ट है स्टाफिंग का, बी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज मोस्ट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल पोटेंशियल टू पिकअप न्यू एबिलिटीज क्विकली एंड ईजिली। तो एक पर्सन की पोटेंशियल एबिलिटीज जल्दी से जानने के लिए कौन सी टेस्ट इंपॉर्टेंट है? एप्टीट्यूड टेस्ट, आप सभी ने दी होगी स्कूल टाइम में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ फिलिंग वेकेंट पोजीशन विद द पीपल फ्रॉम डिपार्टमेंट दैट हैव ऑलरेडी टू मेनी वर्कर्स। तो रिलोकेशन, जी मतलब ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट की वेकेंट पोजीशन कैसे भरोगे? रिलोकेशन से, ठीक है। नेक्स्ट है, a manager's propensity to make use of knowledge about subordinate in a way that led to incorrect perceptions of those subordinate is referred to as bias. तो किसी एक मैनेजर का उसके पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट्स के रिगार्डिंग कुछ पर्टिकुलर परसेप्शन होना, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में, तो उसको कहते हैं बायस। नेक्स्ट है, फॉर रिजॉल्विंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू ट्रेनिंग प्रूव्स टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड, स्किल गैप्स, ठीक है। तो
स्किल गैप्स, अगर किसी पर्सन के अंदर स्किल्स में कुछ गैप्स है तो ट्रेनिंग देकर वो गैप्स भरी जा सकती है। तो स्टूडेंट्स आज का चैप्टर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है स्टाफिंग। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आने वाले चैप्टर्स भी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो स्टूडेंट। अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके एग्जाम क्लियर करने में। हमने BFM की भी सीरीज स्टार्ट की है, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।